इस हफ्ते दुनिया में कई बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की कश्मीरी लीडरों के साथ बातचीत की। मीटिंग अच्छे माहौल में हुई और एक मील का पत्थर बनी। सरकार ने डिलिमिटेशन के बाद चुनाव कराने का ऐलान किया। इस पहल ने एक बार फिर कश्मीर के लिए उम्मीद की किरण दिखाई है। आदाब, दुनिया जहान में हम देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू करने के लिए सरकार का ऐलान। लक्षद्वीप में तब्दीलियों पर लोगों में नाराजगी, लोग अदालत पहुंचे। ईरान को मिले नए प्रेसिडेंट। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से लोग हुए फिक्रमंद। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार की नई पहल पर। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियों के बाद सरकार को सियासी लीडरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। हालात को काबू में रखने के लिए हुकूमत को कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़े और तरक्की के पहिए को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। इसी मकसद से पंचायती और जिला डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन भी करवाए गए, जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और अपने हुकूक का इस्तेमाल कर ये बता दिया कि वो अमन और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। पीएम का कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में जल्द चुनाव कराने का ऐलान शुरुआती सियासी अमल को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। ये एक अच्छी बात है कि सियासी पार्टियों के जिन लीडरों को बैठक के लिए दावत दी गई थी, उन्होंने इस दावत को मंजूर किया और बातचीत में शामिल हुए और अपनी बात भी सामने रखी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत करने का राग अलापा। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में लाने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन पर सवाल उठाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है, हमें दिल्ली से ही बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आशा खोसा मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी राय। आशा जी, आप इस कवायद को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है ये कवायद जो है इसको करने का समय अब आ गया था। 2019 अगस्त 5 को जो चेंजेस हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर को टेक्निकली, लीगली और बहुत सारे बाकी फील्ड्स में पूरे कंट्री के साथ लाना था और उसके लिए काम करना था। उसके लिए लॉज चेंज करने थे, वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था और भी बहुत सारे चेंजेस करने थे। जैसे वहाँ के लोगों, कुछ तबके वहाँ के ऐसे थे जिनके पास बराबर हुकूक नहीं थे, उनको वो हुकूक देने थे, उसका एक प्रोसेस था। तो ये सब प्रोसेस अब लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है जम्मू कश्मीर और बाकी जो मुल्क है, उसकी फाउंडेशन अब बिल्कुल एक ही लेवल पे है। तो लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जाहिर है कि एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वही देश को चलाते हैं, उन्हीं का उनको चुन के आना होता है, वो चलाएंगे। उस चुनी हुई कवायद के लिए, यानी कि इलेक्शंस के लिए आपको दरकार होती है पॉलिटिशियंस की। तो अभी तक काफ़ी, जो कल 14 पॉलिटिशियंस आए थे मोदी जी से मिलने के लिए, उनमें से काफ़ी थोड़े से नाराज़ थे, थोड़े बुझे थे और कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो वो सब भी अपनी एक तरह से वो वेट कर रहे थे कि हमें कोई बुलाए और हम बातचीत करें, हम भी जाने कि क्या सरकार आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती है। तो कल जो मौका था वो इसी मेल जोल का मौका था और ये अच्छी बात है कि सब पॉलिटिशियन जो है, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे एक और नेता भी आए थे, कांग्रेस के 2 और नेता आए थे, तो सब लोग आए और उनकी जो बातचीत से लगा बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें तो बात करना ही था, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपोजिशन लीडर जैसे बात नहीं की, एक स्टेट्समैन टाइप बात की। तो कल की मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल और एक अगले पड़ाव की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया आशा जी। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों लक्षद्वीप सुर्खियों में रहा। लक्षद्वीप मुल्क के साउथ वेस्ट कोने पर केरल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये इलाका सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी है। इसकी आबादी तकरीबन 70,000 है। इसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है। चूँकि कारोबार मछली पालन और टूरिज़्म है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ फैसलों से आवाम में नाराज़गी पाई गई है।
यहाँ पुलिस और इंतज़ामिया को ज़्यादातर इख्तियार देने वाले कानून, मिड डे मील में नॉन वेज बंद करने और सरकारी अफसरों को हटाए जाने को लेकर लोकल लीडरों ने प्रेसिडेंट से एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल की शिकायत की। मवेशियों की हिफाजत का हवाला देते हुए बीफ पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके खिलाफ लोग केरल हाई कोर्ट चले गए। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर रोक लगा दी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये फैसला करते तो शायद आसानी हो जाती, लेकिन उनके कुछ फैसले नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। अब मामला अदालत में चला गया है, फैसला वहीं से आएगा। ईरान को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं, ये भी इस हफ्ते की बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस नई जिम्मेदारी के लिए इब्राहिम रईसी को मुबारकबाद दी है। ईरान के सबसे बड़े मजहबी लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई के सबसे करीबी माने जाने वाले 4 उम्मीदवारों में से सबसे कट्टरपंथी कहे जाने वाले और ईरानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं। उनके चुनाव को अमेरिका, ईरान और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकातों को सामने रखकर ज़्यादा देखा जा रहा है। चूँकि एटमी हथियारों को लेकर अमेरिका ने कई वर्षों से ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, इसकी वजह से ईरान की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। नए लीडर से ईरान का आवाम बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। सऊदी अरब के अखबार अक्काज़ ने लिखा है कि दुनिया इस बात की उम्मीद कर रही है कि पिछले 4 वर्षों में ईरान में बिगड़े हालात को रईसी किस तरह से संभालते हैं, लेकिन सियासत में इलेक्शन जीतना और कुर्सी की जिम्मेदारी को निभाना 2 अलग अलग बातें हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस सैफल फरहान ने रईसी की कामयाबी पर कहा है कि उनका मुल्क नए प्रेसिडेंट की पॉलिसी को ज़मीनी हकीकत की कसौटी पर परखेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल हई साहब मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। हई साहब, हिंदुस्तान को इस तब्दीलियों को कैसे देखना चाहिए? यूँ तो सारी दुनिया की नज़रें ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी और साहब की तरफ हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर से हिंदुस्तान, जो हमारा ईरान का ख़ास पड़ोसी है, उसको भी तवक्को है कि वो अमेरिका के साथ जल्द ही एटमी समझौते पर कोई फ़ैसला कर लेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और उन्हीं ताल्लुकात की रोशनी में हमारे बहुत से नए प्रोजेक्ट जो ईरान के साथ चल रहे थे, जैसे चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हिंदुस्तान वो दूसरा मुल्क है जो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदता है। इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है, इसलिए ज़रूरी है कि ईरान की मईशत को ठीक करने के लिए, ईरान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए इब्राहिम रईसी साहब सबसे पहले अपने हालात, अपने मुल्क के हालात और जो उनको मसाइल दरपेश हैं उनका हल पेश करें और उसके बाद ही उनकी सही नज़रिया उनका और उनकी सही पॉलिसी सामने आएंगी। शुक्रिया अब्दुल हई साहब। अब आइए जानते हैं कोरोना का हाल। दुनिया को इस बीमारी से लड़ते हुए 1.5 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अब तक दुनिया में 14 करोड़ से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 30 लाख से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। अपने अपने तौर पर दुनिया के तमाम मुल्कों ने इस बीमारी से बचाव के इंतज़ाम किए। लॉकडाउन, कर्फ्यू, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों को निभाया। ज़िंदगी धीरे धीरे रास्ते पर आ ही रही थी, लेकिन कोरोना के एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस ने साइंटिस्ट और सरकारों को फिक्र में डाल दिया है। दूसरे देशों के अलावा हमारे देश में भी इसके 40 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब इस बात पर रिसर्च हो रही है कि क्या ये वेरिएंट ही तीसरी वेव लाएगा। इससे बचाव के लिए हमें सभी को एहतियात बरतनी होगी और वैक्सीन लगवाने की मुहिम को कामयाब बनाना होगा। एम्स के डॉक्टर शुभ्रदेव कर्माकर का डेल्टा प्लस के बारे में कहना है कि हर वेरिएंट का असर नई शक्ल में आ सकता है। WHO का कहना है कि कोरोना का ये किस्म कमज़ोर लोगों को नहीं बख्शता है। और अब एक दिलचस्प खबर, भारत के कल्चर की अजीबो गरीब मिसाल है संस्कारधानी जबलपुर का कोस्टा परिवार।
यहाँ लगभग 100 साल से एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जिसमें नवरात्र और मुहर्रम साथ साथ मनाए जाते हैं। देवालय के भीतर दुर्गा देवी विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ इस जगह से मुहर्रम के दौरान ताज़िया निकाले जाते हैं। पूरे रस्म और रिवाज के साथ इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद किया जाता है। कभी कभी ये दोनों त्यौहार एक साथ आते हैं। ऐसे में परिवार पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, एक तरफ देवी की पूजा अर्चना, दूसरी तरफ सवारी। हैरत की बात यह है कि परिवार में एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है। कोस्टा परिवार मानता है कि ईश्वर एक ही है, बस उस तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है। दादा दरबार के नाम से मशहूर इस जगह पर लोग मन्नत मानने आते हैं और वो पूरी भी हो जाती है। हर साल सितंबर में होने वाले प्रोग्राम में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही नहीं बल्कि हर कौम के लोग शामिल होते हैं। मुस्लिम बिरादरी के लोग यहाँ नवरात्र में भंडारा प्रसाद हासिल करते हैं, तो हिंदू मुहर्रम में ताज़िया जुलूस निकालते हैं। अभी दुनिया जहान में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ।